गायत्री कॉलेज सांचो के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बी फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें अमेरिकी विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अमेरिकी नेतृत्व के द्वारा जो अपनी विदेश नीति अपनाई गई है उसकी क्या क्या विशेषता है प्रमुख तौर से, जिन पर हमेशा अमेरिकी विदेश नीति केंद्रित रहती है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका जो भी अपने अनुकूल समझता है वो करता है। तो हमें कौन कौन सी, विशेषकर हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी शीत युद्ध की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक देखते हैं कि अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिस प्रकार जो विदेश नीति अपनाई गई है उसमें मुख्य विशेषता क्या क्या है, एक एक करके हम समझते हैं, स्पष्ट करेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख तौर पे क्या क्या हमें विशेषताएं झलक कर पार आती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि वो साम्यवाद का विरोध करे, साम्यवाद को रोकने से साम्यवाद को फैलने से रोके। इसके लिए एक प्रकार का ब्रेक के रूप में काम करने का काम हमेशा भी अमेरिकी विदेश नीति ने किया है। आपको पता है, सबसे पहले जब 1917 में सोवियत संघ की जो क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, ये अमेरिकियों को बिल्कुल रास नहीं आया था। उन्हें पता था कि ये हमारे लोकतंत्र और विशेषकर उदारवादी लोकतंत्र के सख्त खिलाफ है। तभी से यूँ कहा जाता है कि इनके प्रति, साम्यवाद के प्रति जो उनका विश्वास है वो बिल्कुल विपरीत था अमेरिकियों का। फिर देखते हैं जो भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हितों पे चलती है, अपने अपने सबके हित होते हैं। अगर हितों की पूर्ति होती है तो नज़दीक रह जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं। देखते देखते तब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विशेषकर ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका की विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण एक विशेषता झलकती है या महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में रखा, वो है कि किसी भी हद तक हम साम्यवाद को फैलने से रोकेंगे। तो हमारी सबसे पहली विशेषता आती है साम्यवाद का अवरोध। अमेरिकी विदेश नीति की पहली विशेषता देखिए, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है कि हम इस कम्युनिज्म का पूरी तरह से कंटेनमेंट करें, पूरी तरह से रोकें। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है कि जहाँ भी सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। यानी सोवियत संघ जिस प्रकार से अपनी साम्यवादी विचारधाराओं को बढ़ा चढ़ाकर कहीं पर भी अन्य देशों में हस्तक्षेप करके या और भी जहाँ कहीं भी प्रेशर का काम करता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, कोई देश हो, कहीं समूह हो, कहीं पर भी कुछ भी है, अपनी इस आइडियोलॉजी को लेकर और जहाँ कहीं भी सोवियत संघ दबाव बनाने का काम करता है तो अमेरिका उसके विपरीत खे में जाकर प्रति दबाव का काम करेगा। आई बात समझ में? तो ये अमेरिका ने बिल्कुल अपनी विदेश नीति में इसको आधारभूत विशेषता के रूप में रख लिया कि जहाँ कहीं भी सोवियत संघ इस प्रकार काम करेगा हम उसके विपरीत खड़े होंगे। जो और अन्य शब्दों में अगर समझें तो सोवियत संघ नाजी खतरे से अत्यधिक बड़ा खतरा उनको लगता था अमेरिका। नाजीवाद, फांसीवाद जो हमने पढ़ा ना, तो ये अमेरिकियों को ये लगता था कि ये तो कुछ ही नहीं है, इससे भी बड़ा खतरा कोई है तो वो है साम्यवाद। तो साम्यवाद से बिल्कुल एकदम विपरीत इसके खिलाफ खड़े थे। अमेरिकी विदेश नीति के सभी तत्व, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सुरक्षा संधियाँ, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़, ये सभी जो कुछ काम हुए इनका मकसद एक ही था कि साम्यवाद का अवरोध कैसे किया जाए, साम्यवाद को रोका कैसे जाए। इस साम्यवाद को रोकने के लिए उन्होंने द्विपक्षीय, दो समूहों के, दो राष्ट्रों के मध्य या फिर एक समूह के साथ जिसको बहुपक्षीय, उन्होंने सुरक्षा संधियाँ की। आपको मैं बताऊंगा सीटो, सेंटो, नाटो, ये सब क्या थे। मूलतः इनका साम्यवाद का रोकना, प्रभाव को रोकना था। जितने सैनिक संगठन बने विदेशों में, जहाँ भी अपने इनके जो सैनिक अड्डे स्थापित हुए, जैसे अपने हिंद महासागर में मेडागास्कर है, ऐसे कुछ भी है, जो कहीं ऐसे छोटे छोटे उन्होंने सैनिक अड्डे स्थापित किए। शस्त्रों को जो बढ़ावा मिला, शस्त्रों की जो होड़ मची, ये सब कुछ जो काम हुए अमेरिका के द्वारा,
मकसद ये भी था कि साम्यवाद के एक ब्रेक के रूप में हम खड़े हो जाए। चार्ल्स लर्च के अनुसार वो कहते थे कि संयुक्त राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का तय किया। विश्व के किसी भी भाग में जहाँ सोवियत संघ और चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, वह संयुक्त राज्य अमेरिका विरोध करने के लिए कृत संकल्प था। मतलब कि जो भी सोवियत संघ के द्वारा और चीन के द्वारा इस साम्यवादी विचारधारा को लेकर या विस्तारवादी कार्य के रूप में कोई भी वो मार्ग अपनाएंगे, तो अमेरिका वहाँ जाएगा और उसको रोकने का पूरा काम करेगा। आई बात समझ में? ये उसकी विदेश नीति का मूल उन्होंने उद्देश्य बना लिया। और इस नीति के क्रियान्वयन में अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियाँ करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में खुले तौर से युद्ध करने के लिए, लैटिन अमेरिका में विशाल स्तर पर दीर्घकालीन विकास सहायता योजनाओं को उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया। आप समझ सकते हो, विश्व के अलग अलग कोनों में जिसका जो भी उसको उपयुक्त लगता था ऐसा सब काम किया। आपको पता है शीत युद्ध का जो जहाँ से शुरुआत हुई है वो यूरोप उसकी रणभूमि रही है शीत युद्ध की, प्रारंभिक शीत युद्ध की। तो आप सकते हैं इसमें उन्होंने सैनिक संधियाँ करके ये सब कुछ बैलेंस करने का काम किया। अफ्रीका में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी काम किए जाते थे उसका पूरा समर्थन करके वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का काम किया। और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं, आसियान कंट्री है, हमारे जो दक्षिण इंडिया, पाकिस्तान, ये जो इलाका है, यहाँ पर उन्होंने खुले तौर से अपन देखते हैं कि जैसे वियतनाम वाला युद्ध हो, किस प्रकार के उन्होंने युद्ध करने के लिए प्रेरित करने का काम किया। फिर अपन देखते हैं कि जो लैटिन अमेरिकी देश है वह विशाल स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करके ये सब अपना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर ये सब एक प्रकार से इस साम्यवाद को रोकने का कृत संकल्प किया। उन्होंने कुछ भी करें इस मतलब प्रत्येक मामले में किसी भी स्तर पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अन्य किसी द्विपक्षीय बहुपक्षीय कैसा भी कुछ भी मामला हो, वहाँ पर साम्यवादी विस्तार को उन्होंने निरुत्साहित हतोत्साहित करने की हर काम भावना के रूप में उन्होंने काम किया। और ये उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति में पूरी तरह से स्पष्ट साफ जमता है कि किसी भी स्तर तक अमेरिकियों को ये साम्यवाद रास नहीं आ रहा था। आज भी उनके खिलाफ है, तत्काल भी समय उसमें खिलाफ था। तो हमने सबसे पहले अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता समझते हैं तो सबसे पहले स्पष्ट तौर पर यही झलकता है कि उनमें साम्यवाद का अवरोध की नीति अपनाई। दूसरी हम विशेषता देखें वो है सैनिक संधियों की नीति। सैनिक संधियों की नीति आप देखिए, आपको पता है हमने अभी भी पढ़ा है कि साम्यवाद के अवरोध की नीति। अब इस साम्यवाद को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किस प्रकार की नीति लानी पड़ेगी, किस प्रकार की संध्या करनी पड़ेगी। उसमें एक है सैनिक संध्या। मतलब इस साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने सैनिक संधियों और अन्य मैत्री संधियों का निर्माण किया। किसने? अमेरिका ने। आप देखिए उसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे रियो संधि है, नाटो संधि है, एंजल्स संधि है। तो इसमें से रियो एंजल्स जो है वो विशेषकर यूरोप से जुड़ी हुई है। नाटो भी ये पूरी तरह से नॉर्थ अटलांटिक जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए है एक संयुक्त सुरक्षा कार्रवाई के रूप में। और सीटो और सेंटो बगदाद संधि भी कह सकते हैं, बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सेंटो है वो सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो मध्य एशियाई राष्ट्र है उनके लिए। सीटो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए। तो यहाँ पर ये सब संधियाँ करने का मकसद क्या था कि इस साम्यवाद के प्रचार को रोका जाए। आप देखिए लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। रियो संधि है आप समझिए वो लैटिन अमेरिकी, आप समझ गए। मतलब जो भी दक्षिण अमेरिकी देश है इन देशों के लिए और इन देशों पर अमेरिकी प्रभुत्व और इस साम्यवाद का प्रचार न हो इसके लिए उन्होंने रियो संधि पर हस्ताक्षर करवाए। और यही रियो संधि आगे समय जाते जाते उसमें अपना रूप परिवर्तित करके ये वर्तमान में OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट या अमेरिकी राज्यों का संगठन के नाम से जाना जाता है। 4 अप्रैल 1949 में आप सभी को पता है कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के 31 देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, नाटो एक प्रकार के सभी यूरोपीय देशों पर वर्तमान देशों का काफ़ी विस्तार हो चुका है, लेकिन तत्कालीन समय में जो वेस्टर्न यूरोप के जो भी कंट्रीज थे उन देशों ने अपनी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर इस नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए।
फिर आप देख सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर को साम्यवाद से बचाने के लिए ये फिलीपींस के मनीला में सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ने एंजेस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। एंजेस आप ये 3 से मिलकर बनाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका से। फिर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने जापान, ताइवान, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियाँ की। नाटो का गैर सदस्य पाकिस्तान को भी बनाया। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम शुरुआत की। फिर 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून भी बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प है। अब देखिए, नाटो के खिलाफ वार्सा पैक्ट बना था, लेकिन वार्सा पैक्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी नाटो का अस्तित्व बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी किस प्रकार की दूरगामी नीतियों को साथ लेके चलता है। और यही नहीं, अमेरिका के पहल पर जो पूर्वी यूरोपीय जो प्रमुख देश हैं, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, चेक गणराज्य है, उनको भी आज नाटो में शामिल किया गया, जो एक ज़माने में किसी दौर में वो सोवियत संघ और वार्सा पैक्ट इनके साथ जुड़े हुए थे। तो सोचो, ये जो विभिन्न प्रकार की जो संधियाँ की हैं, ये अमेरिका की हमेशा नीति रही है कि वो किसी न किसी सैनिक संधि, मैत्री संधि के फलस्वरूप इस साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए या साम्यवाद के मार्ग में रुकावट डालने के लिए और अपनी लोकतांत्रिक, उदारवादी, पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के नाम पर ये सब कुछ इस प्रकार की संधियाँ करता है। ये इस प्रकार का हमें अमेरिकी विदेश नीति के चरित्र में दिखाई देता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो विशेषता झलकती है वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपने राष्ट्रीय हित पहले सोचता है। सबसे प्राथमिक राष्ट्रीय हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट उसके फाउंडेशन में होते हैं। तो आप समझिए, कोई दुनिया में कोई किसी का भला करने वाला नहीं होता है। हर देश ये सोचता है कि मैं इस देश के साथ संबंध बनाने से पहले मुझे मेरे देश के किन हितों की पूर्ति हो सकती है या मुझे क्या आवश्यकता है जिसे मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप समझिए, कोई कमजोर राज्य से कोई मित्रता स्थापित नहीं करना चाहता है, हमेशा शक्तिशाली राज्य से ही मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, ताकि उसको एक तो एक अच्छा मित्र बना सके, अपने जो मूलभूत जो उसके हित हैं उनकी पूर्ति कर सके और उससे जुड़े कई मायनों की वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। समझ सकते हैं। तो अगला भी ये सोचेगा, सामने वाला भी ये सोचेगा कि इस प्रकार का जब एक दूसरे का तालमेल बैठता है तभी ये संधियाँ, ये समझौते, ये मित्रता आगे बढ़ती है। तो अमेरिका चाहता था कि अगर साम्यवाद का प्रचार दुनिया में ऐसे होता गया, हर देश इसके झांसे में आ गया, इसके नियंत्रण में आ गया, तो हम भी एक दिन खतरे में आ जाएंगे, हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। इससे बचने के लिए क्या है कि जैसे वो बोले उसके बोलने से पहले उसको दबा दो, जो चाहता है उसको बिन मांगे पहले से दे दो। तो अमेरिका ने अपनी इस विचारधारा को, उदारवादी, पूंजीवादी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ाने के लिए उसने हमेशा से विदेशी आर्थिक सहायता के कार्यक्रम की नीति अपनाई। विदेशी आर्थिक सहायता की जो इसकी जो नीति है उसका मूल उद्देश्य क्या था? एक तो ये था कि आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही थी, जो भी इकोनॉमिक एड दी जा रही थी, तो उसका मकसद ये था कि एक तो वो राष्ट्र आत्मनिर्भर बने, दूसरा आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, यह सब यथार्थवादी तरीके से काम होता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम हमारे पंडित नेहरू की तरह हम आदर्शवाद को लेकर विदेश नीति नहीं चल सकते। ठीक है, हम शांति, सुरक्षा, सद्भाव की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे मूल्य हैं, लेकिन जब कोई काम ऐसा होता है तब इनको आगे नहीं रख सकते। हम वहाँ पर यथार्थवादी तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं किसी भी देश को दो कंडीशन होती है कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी देश एक दूसरे देश को सहायता प्रदान करते हैं, उसके पीछे कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं कि हम आपको सहायता तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले आप ये काम नहीं करोगे या ये करोगे, इस प्रकार की शर्तें होती है। लेकिन जब हमने देखा कि ये शीत युद्ध के दौरान जब ये साम्यवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि जो भी जिस प्रकार की आर्थिक तकनीकी सहायता दी जाए दीजिए आप, बस मकसद एक ही है कि साम्यवाद को अपने देश में आने से रोकना, बस और कुछ नहीं। तो ये भी इस प्रकार का उनका, आप समझ सकते हैं कि साम्यवाद को कैसे कैसे टाला जा सके। फिर आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। भाई इनके आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा क्या होते हैं कि विदेशों में जिस देश के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के द्वारा उन देशों के साथ
और भी अपने प्रकार संबंध है, तो जो भी आवागमन है, व्यापार है, इसका जो भी जो सामुद्रिक यातायात जो है, यहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित करने का है, बंदरगाह है, ये जो उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने के लिए भी वो इस प्रकार की सहायता प्रदान करते रहते हैं। जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक सहायता कार्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं कि एक तो उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनको वहाँ पर साम्यवाद के प्रचार को रोका जाए, और फिर उस देश में आर्थिक सैनिक सहायता के द्वारा अमेरिका चाहता है कि वहाँ सैनिक अड्डे या फिर अपने बंदरगाह वहाँ पर विकसित कर सके, ताकि कभी भी संकटकालीन स्थिति में वहाँ नज़दीक रहकर हम सामना कर सकें। तो ये हमेशा से अमेरिकी विदेश नीति का आधारभूत तत्व रहा है, आज भी है। इसके लिए अब हम देखो अमेरिका ने क्या क्या कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, एक एक करके हम स्पष्ट करते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं, अब बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, पहला कार्यक्रम था उनका उदार पट्टा कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या होता था कि इसके तहत दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की जो कुल राशि है वो करीबन कहा जाता है कि 1945 तक $49.1 बिलियन पहुंच गई थी। 49.1 बिलियन ये उदार पट्टा कार्यक्रम के तहत। और इसमें जो सहायता प्राप्त करने वाले जो देश थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन थे। मैं बात कर रहा हूँ 45 से पहले की, क्योंकि हमको पता है कि 45 के बाद में तो दोनों देशों के मध्य कोल्ड वॉर शुरू हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ। तो इससे पहले जो है हम सोवियत संघ को भी हेल्प कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन को भी उसने अपनी हेल्प दी उदार पट्टा कार्यक्रम के तहत। फिर जब कोल्ड वॉर शुरुआत हो चुकी थी, शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था, उसके बाद में आपको पता है तत्कालीन समय के जो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विश्व में जहाँ कहीं भी कोई भी अशांति का काम होगा तो ये समझा जाएगा कि ये अमेरिकी सुरक्षा को खतरा है, और उसका सामना करने के लिए अमेरिका वहाँ तत्पर रूप से वहाँ आएगा और उसका प्रतिरोध करेगा। ये डॉक्ट्रिन ट्रूमैन ने दी। अब इस डॉक्ट्रिन देने का मकसद ये था कि अमेरिका चाहता था कि मेरा पूरा प्रभाव बना रहे, और मूल जो मकसद था वो साम्यवाद को अवरुद्ध करना था ट्रूमैन का। फिर वहाँ के जो विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल, उन्होंने कहा है कि अगर हम तत्काल रूप से कुछ यूरोपीय राज्यों की सहायता नहीं की तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन कुछ यूरोपीय देश हमारे हाथों से निकल सकते हैं, और सोवियत संघ के वो नियंत्रण में आकर वो एक साम्यवादी राष्ट्र बिल्कुल बन सकते हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से जितना जल्दी हो सके इनको सहायता प्रदान करिए ताकि वो रुक जाए। तो इसके तहत क्या किया, मार्शल योजना के तहत यूरोप के 16 राज्यों में, यूरोप के कितने 16 राज्य, मतलब 16 देश, 16 राज्यों में 1948-1952 की अवधि में $20 अरब की सहायता देना स्वीकार किया। कितनी, $20 अरब। और $20 अरब कम नहीं होता है तत्कालीन समय के, 1945 की बात कर रहा हूँ मैं, 1945 के बाद विशेषकर 48 से 52 तक की बात है। मकसद क्या था, यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। तो उनको लग गया था कि जिस प्रकार से पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा है, साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है, साम्यवादी सरकारें स्थापित हो रही हैं, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिमी यूरोप भी इसके आगोश में ना आ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके तत्काल प्रभाव से वहाँ आप जाइए और इन देशों को सहायता प्रदान कीजिए, और इस साम्यवाद के प्रभाव को वहाँ तक आने से पहले ही रोक लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से ये मार्शल योजना का प्रारंभ हुआ। फिर तीसरा इन्होंने जो इस विदेशी आर्थिक सहायता नीति के तहत उन्होंने जो काम चलाया वो था 4 सूत्रीय कार्यक्रम। 4 सूत्रीय कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है वो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी तत्कालीन समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिकी ट्रूमैन थे, और ट्रूमैन ने उन्होंने वहाँ का जो जैसे हमारे संसद के थे वहाँ कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस के समक्ष उन्होंने इस कार्यक्रम को पेश किया। और इसका जो मूल उद्देश्य ये था कि अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता सुविधा उपलब्ध कराना। जो भी अल्प विकसित मतलब तीसरी दुनिया के कुछ गरीब देश जो अविकसित या बिल्कुल यूँ शुरुआती विकास के चरण में हैं या विकास से कह सकते हैं उनको, ऐसे राष्ट्रों को कुछ तकनीकी सहायता प्रदान करने का मूल मकसद था। ये कहलाता है 4 सूत्रीय कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। ये 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत कैनेडी ने शुरू की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने इस योजना की शुरुआत की थी, और इस कार्यक्रम
के अंतर्गत जो सहायता प्राप्त करने वाले देश थे वो मुख्यतः एशियाई देश थे, एशियाई कंट्री थी। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना के नाम पर कुछ एशियाई देशों की सहायता की। फिर उन्होंने इसी विदेशी आर्थिक सहायता के तहत अपना एक कार्यक्रम चलाया था, प्रगति के लिए मैत्री। प्रगति के लिए मैत्री यह योजना विशेषकर लैटिन अमेरिकी राज्यों के लिए अपनाई थी, यानी दक्षिणी अमेरिकी जो राज्य हैं उन देशों की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए इस कार्यक्रम को चलाकर उन्होंने इस दक्षिण अमेरिकी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके एक अच्छे भरोसेमंद समर्थक राज्यों को बनाने का कार्यक्रम इस नीति के तहत चलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो, जहाँ कहीं भी उनको लगा उपयुक्त कि हमारे हितों के विपरीत हैं या अनुकूल है, जहाँ भी जो भी जैसा उपयुक्त लगा ऐसा उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम चलाकर अपनी इस विदेश नीति के जो मूल उद्देश्य थे उनकी पूर्ति करते हुए, अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करते हुए अमेरिका ने हर संभव, हर कोशिश अपनी इस विदेश नीति में लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये काम किया। तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अपने राष्ट्र हित को सर्वोच्चता को देते हुए ये सब काम कर रहा है।